हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी की ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा 11th लेक्चर है। इसमें हम परक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि परक्विजिट्स अनुलाभ होते क्या हैं और कौन कौन से जो परक्विजिट्स हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होंगे, कौन कौन से परक्विजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होंगे और साथ ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो परक्विजिट्स मैंने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल बताए थे उनमें फर्स्ट आता है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो दिया जाता है, रहने की जो जगह दी जाती है बिना किसी किराए के, उस परक्विजिट्स उस अनुलाभ या सुविधा का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। हमने बात तो कर ली कि ये परक्विजिट्स टैक्सेबल होगा तो अमाउंट कितना लिया जाएगा, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो किराया मुक्त रहने के लिए जो मकान की सुविधा होती है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। इसमें हम बात देखते हैं कि हमारे लिए पास दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो इसमें जो भी हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी हैं वो सारे कर्मचारी इंक्लूड किए जाएंगे। इवन जो स्थानीय सत्ता लोकल बॉडीज होती हैं उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे। और इन जो एम्प्लॉयज को रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर दिया जाता है तो उसका जो वैल्यूएशन होगा वो एज पर गवर्नमेंट रूल किया जाए। अब एज पर जो गवर्नमेंट रूल होता है वो वैल्यू होती है जो कि अगर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं दिया जाता तो उस कर्मचारी द्वारा जो किराया चुकाया जाता, उस तरीके से जो वैल्यू होती है वो ही गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल वैल्यू मानी जाती है और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। हम दूसरे एम्प्लॉयज की बात करते हैं, वो आते हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें प्राइवेट एम्प्लॉयज हो गए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। ऐसे एम्प्लॉयज को अगर किसी भी नियोक्ता द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा दी जाती है तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार किया जाएगा। इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं हमारे पास में। एक तो होता है अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो अकोमोडेशन है, जो मकान है, उसका स्वामी खुद नियोक्ता है, मतलब एम्प्लॉयर खुद का मकान है, वो मकान वो अपने कर्मचारी को रहने के लिए दे रहा है। या दूसरी कंडीशन हो सकती है accommodation is taken on lease या रेंट बाय एम्प्लॉयर। या दूसरी सिचुएशन क्या या तो उस मकान का स्वामी खुद एम्प्लॉयर होगा, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो भी अकोमोडेशन दिया जा रहा है वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर खुद ने भी किराए पे लिया हो या लीज पे लिया हो, खुद के पास नहीं था तो उसने दूसरे से रेंट या लीज पे लेके अपने कर्मचारी को निःशुल्क रहने के लिए दे रहा है। ऐसे केस में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर जो वो मकान है या अकोमोडेशन एम्प्लॉयर खुद का है तो उस केस में हमारे पास तीन सिचुएशन दी गई है। उसमें वैल्यूएशन करने के लिए हमें देखनी पड़ेगी उस सिटी की, उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। उस पॉपुलेशन के बेस पे कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी फिक्स किया गया है। वो परसेंटेज ऑफ सैलरी उस परक्विजिट्स रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट्स का वैल्यू मान ली जाएगी, उसका वैल्यूएशन मान लिया जाएगा। हम देखते हैं कि अगर जहाँ अकोमोडेशन है उस एम्प्लॉयर का, उस अकोमोडेशन जहाँ है उस सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक है, तब तो उसका जो वैल्यूएशन जो परक्विजिट का किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी, 7.50% ऑफ सैलरी। अब इस सैलरी का मतलब क्या है उसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, पर आपको ये ध्यान रखना है अगर वो अकोमोडेशन, वो मकान एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड है, एम्प्लॉयर खुद का है, वो मकान वो अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए बिना किसी किराए का देता है तो उस केस में हम वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वो सिटी जहाँ वो अकोमोडेशन है, उस सिटी की पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक है, उसकी जनसंख्या 10 लाख तक है, उसकी आबादी है, उस केस में 7.5% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से कम है, 10 lakhs to 25 lakhs है, उस केस में लिया जाएगा 10% ऑफ सैलरी। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख है
से ज़्यादा है तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ली जाएगी 15% ऑफ सैलरी। तो हमारा परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? अगर ओन्ड है तो 3 लिमिट दी गई है, पॉपुलेशन 10 लाख तक है उस सिटी की जहाँ अकोमोडेशन है तब तो 7.5%, और 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से कम है तो फिर 10%, और 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन तो जो टैक्सेबल वैल्यू ली जाएगी, परक्विजिट्स की जो वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी 15% ऑफ सैलरी। ये तो होगी एक सिचुएशन की बात। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जो अकोमोडेशन जो दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा वो उसने खुद ने भी किसी से रेंट या लीज पे लिया हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में परक्विजिट का वैल्यूएशन किया जाएगा, इसलिए 2 लिमिट दी गई है, उसमें से जो भी लोअर होगी 15% ऑफ सैलरी या फिर रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने खुद ने रेंट पे ले रखा है तो वो खुद रेंट पे कर रहा है उसको, तो जो रेंट पे कर रहा है वो अमाउंट या फिर 15% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका 15%, जो दोनों अमाउंट में से कम होगा वो अमाउंट उस परक्विजिट्स की वैल्यू मान ली जाएगी और वो वैल्यू उसकी एम्प्लॉय की सैलरी में जाके ऐड होगी और वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने देखा जो सबसे पहले आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, उसका वैल्यूएशन किस प्रकार किया जाता है। ये जो वैल्यूएशन बताया गया है वो वैल्यूएशन बताया गया अनफर्निश्ड, जिसमें फर्नीचर का कोई सुविधा नहीं दी गई। अनफर्निश्ड जिसको असुसज्जित भी कहा जाता है, उस मकान का उस अकोमोडेशन का वैल्यूएशन ये बताया गया है कि किस तरीके से किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है तो क्या होगा, और अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने भी रेंट पे लिया है तो क्या होगा। अब हम आगे बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस। पहले तो बात करी थी हमने अनफर्निश्ड हाउस, मतलब बिना फर्नीचर के कोई मकान दिया गया है। अब बात करते हैं अगर विद फर्नीचर उसको अकोमोडेशन दिया जा रहा है, सुसज्जित मकान उसको बिना किसी किराए के एम्प्लॉय के द्वारा दिया जा रहा है, उस केस में क्या होगा। इस केस में दिया गया है हमें, इफ द फर्नीचर इज प्रोवाइडेड देन 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायर चार्जेस इफ taken on rent shall be added with the value of unfurnished house। अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा ये जस्ट मैंने अभी पहले वाले स्लाइड में आपको बताया है। अब बात करते हैं कि अगर फर्निश्ड हाउस दिया जा रहा है तो उस परक्विजिट का वैल्यूएशन किस तरीके से होगा। उस केस में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हमने निकाली है, कैलकुलेट करी है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा क्या, फर्नीचर की जो परक्विजिट दिया है उसकी उसकी वैल्यू। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो जो फर्नीचर की सुविधा दी जा रही है उसको उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पर एनम ऐड किया जाएगा। किसमें ऐड किया जाएगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में। या फिर क्या हो सकता है कि फर्नीचर खुद का नहीं है एम्प्लॉयर का, उसने भी किराए पे लिया है, तो उस केस में जो भी उसने हायर चार्जेस पे किए हैं वो हायर चार्जेस उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में क्या ऐड किया जाएगा, या तो ऐड किया जाएगा 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर है उसके दिया गया है सुविधा के रूप में, उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10%, या फिर हो सकता है कि जो एक्चुअल हायर चार्जेस पे किए गए एम्प्लॉयर के द्वारा उस फर्नीचर की वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी अनफर्निश्ड हाउस, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, रेंट फ्री हाउस दिया गया है, फर्निश्ड हाउस दिया गया है, उसकी वैल्यू आ जाएगी और वो परक्विजिट वैल्यूएशन हो जाएगा। अब हमने बार बार सैलरी की बात करी है कि 7.5% ऑफ सैलरी माना जाएगा उसका वैल्यूएशन, और परक्विजिट वैल्यूएशन के लिए 10% ऑफ सैलरी ऐड किया जाएगा, 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ सैलरी का मतलब क्या है इसके बारे में देखते हैं कि सैलरी इज कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस। जो सैलरी हम लेंगे वो ड्यू बेसिस पे लेंगे, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं लेंगे कि मैंने जनवरी में काम किया, मेरी जनवरी की सैलरी ड्यू हो गई, तो ड्यू बेसिस पे लेंगे, चाहे रिसिप्ट हमें ये मार्च में क्यों ना हो रही हो, तो ड्यू बेसिस पे ली जाएगा। और सैलरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। जो भी मैं बता रही हूँ इन सब के बारे में पहले प्रीवियस क्लासेज में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। तो बेसिक आ गया, और डीए डीए कब लेंगे, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। तो सेवा शर्तों के अधीन जो दिया जा रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट में जो ऐड किया जाएगा वो डीए ही लिया जाएगा। जो डीए कौन सा लिया जाएगा, जो इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड है वो ही डीए का पार्ट लिया जाएगा। प्लस बोनस, अगर बोनस दिया जा रहा है कर्मचारी को तो बोनस भी लिया जाएगा केवल करंट ईयर का, जिस साल काम कर रहा है उस ईयर का अगर बोनस दिया जाता है, चालू वर्ष का जो बोनस है वो ऐड कर दिया जाएगा।
कमीशन ऐड कर दिया जाएगा। कमीशन यहाँ देख लो, इसमें कोई शर्त नहीं डाली गई है। जैसे पहले शर्त डाल दी जाती थी कि परसेंटेज तो टर्नओवर के बेस पर दिया, ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है, कैसा भी कमीशन दिया गया हो सारा कमीशन इसमें आ जाएगा। प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेज। अलाउंसेज हमने पहले डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अलाउंसेज का टैक्सेबल पोर्शन, या तो अलाउंस पूरा टैक्सेबल होगा, और कुछ अलाउंसेज हमने देखे थे पार्टली टैक्सेबल होते हैं। उस केस में जो टैक्सेबल पोर्शन होगा अलाउंसेज का, वो सारे ऐड कर दिए जाएंगे। प्लस एनी मॉनेटरी पेमेंट विच इज चार्जेबल, और अदर कोई मॉनेटरी पेमेंट किया जा रहा है जो चार्जेबल इनकम टैक्सेस पे टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे हमने देखा था लीव एनकेशमेंट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द सर्विस, तो ऐसे केसेस में, या फिर मंथली पेंशन होती है, तो वो सब इसमें ऐड कर दिया जाएगा। बट नोट टू इंक्लूड परक्यूजर्स। तो परक्यूजर्स का तो वैल्यूएशन अभी कर रहे हैं, तो परक्यूजर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, लगभग सैलरी के नाम पे जो भी हमें मिल रहा है, जो टैक्सेबल हो रहा है, वो सारा ऐड कर दिया जाएगा परक्यूजर्स को छोड़कर। ठीक है, बेसिक ऐड किया जाएगा। डीए कब ऐड किया जाएगा? डीए जब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड हो तभी ऐड किया जाएगा। कमीशन ऐड किया जाएगा, करंट ईयर का बोनस ऐड हो जाएगा, और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेज ऐड हो जाएगा। अदर कोई मॉनिटरी बेनिफिट दिया जा रहा है जो चार्जेबल है, वो सब ऐड कर दिए जाएंगे, तो हमारी सैलरी आ जाएगी। उस सैलरी का 15% एक्चुअल हायर चार्जेस अनफंड के केस में देखा था हमने कि ऐसे वैल्यूएशन किया जाएगा। रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय। अगर कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर उसको जो होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं देके उसको कंसेशनल रेंट पे या बहुत ही कम रेंट पे दे देता है। मान लीजिए कि कहीं पे रेंट की रेट है 10,000, एक पोर्शन है मकान का, उसका 10,000 चल रहा है वहाँ पे रेट, लेकिन एम्प्लॉयर क्या कहता है उसको कि मैं आपको 4,000 पर मंथ के बेसिस पे दे देता हूँ ये अकोमोडेशन। तो उसने एक तरह से कंसेशनल रेट पे दे दिया उसको अकोमोडेशन। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई रेंट एम्प्लॉय पे करता है, तो वो रेंट का अमाउंट उसके परक्यूजिट्स के वैल्यू में से हटा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो लिखा है रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस फ्रॉम द परक्यूजिट्स। परक्यूजिट से जो रेंट एम्प्लॉय द्वारा पे किया जा रहा है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय ने अकोमोडेशन घर वगैरह नहीं देके होटल में उसको रहने की सुविधा दे रहा है अगर एम्प्लॉयर, तो उस केस में उस परक्यूजिट का, उस सुविधा का वैल्यूएशन किस प्रकार किया जाएगा, तो देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ होटल अकोमोडेशन। तो वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ होटल अकोमोडेशन किस प्रकार किया जाएगा, अकोमोडेशन in a hotel other than provided for a period not exceeding 15 days of transfer। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल अकोमोडेशन की सुविधा दे रहा है, कब दे रहा है, ट्रांसफर पे, और ट्रांसफर पे दे रहा है, ट्रांसफर से के दिन से 15 डेज के लिए, तो वो टैक्स फ्री होता है। 15 डेज से ज़्यादा की अगर होटल में रहने की सुविधा दे रहा है, तो वो 15 डेज से ज़्यादा के केस में टैक्सेबल हो जाता है। यदि कोई कर्मचारी को स्थानांतरण पर होटल में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ऐसी होटल की सुविधा 15 दिनों तक पूर्णतः कर मुक्त होती है, एग्जम्प्ट होती है। इसके पश्चात सुविधा उसको टैक्सेबल हो जाती है। तो ये क्या बोला गया है, उन 15 डेज को छोड़कर अदर कोई केस में होटल अकोमोडेशन की सुविधा दी जा रही है, तो उसका वैल्यूएशन निम्न प्रकार किया जाएगा। दो हमें वैल्यू दी गई हैं, उन दो वैल्यू में से जो वैल्यू कम होगी वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब कि वो अमाउंट उसका परक्यूजिट का वैल्यू मानी जाएगी। दो है इसमें एक्चुअल रेंटल चार्जेस, जो एक्चुअल रेंटल चार्जेस हैं होटल के वो, और 24% ऑफ सैलरी का 24%, जो दोनों में कम होगा वो अमाउंट उस परक्यूजिट का वैल्यू मान ली जाएगी और वो उसके सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। इन सम पार्ट इज, वो सेम चीज आ गई। अगर कुछ पार्ट एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, मान लो होटल का कुछ चार्जेस एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो उस वैल्यू में से वो चार्जेस लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल में रहने की सुविधा दे रहा है, ट्रांसफर के केस को छोड़कर, ट्रांसफर के केस में भी क्या 15 डेज का लेते हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर से 15 डेज तक तो वो एग्जाम्प्ट होगा, फिर आगे का जो होगा वो उसका वैल्यूएशन करके वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, एक्चुअल रेंटल चार्जेस जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो, या फिर 24% ऑफ सैलरी, जो दोनों में कम होगा वो ले लिया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय कुछ अमाउंट पे करता है तो उसको घटा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन व्हेन नॉट चार्जेबल। किस किस के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन सुविधा दी जा रही है, वो कर मुक्त होती है, टैक्स उस पर नहीं लगता है। कर मुक्त आवास सुविधा किस किस केस में दी जा सकती है,
तो इसके लिए देखा है कि द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट शैल बी नील इन केस ऑफ, इन जो निम्नलिखित जो केस दिए गए हैं, द फॉलोइंग जो केसेस दिए गए हैं, उन केसेस में इस परक्यूजेट का जो वैल्यूएशन होगा वैल्यू नील मानी जाएगी। नील मानी जाएगी मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले है जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, ऑफिशियल इन पार्लियामेंट। तो क्या क्या हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए हैं, केंद्रीय मंत्री आ जाएंगे, विपक्ष के नेता आ जाएंगे और संसद के अधिकारी सारे आ जाएंगे। इनको अगर कोई रहने की सुविधा दी जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जो सुविधा होगी उसकी वैल्यू नील माना जाएगा और वो टैक्स फ्री होगी। एक और केस है इसमें है वेयर द टेम्परेरी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन माइनिंग साइट, प्रोजेक्ट execution site, dam site, power generation site, offshore site, and the accommodation is located in remote area which is located at least 40 km away from a town having a population not exceeding 20,000। तो अगर ऐसे कोई एम्प्लॉयज हैं जो खनन स्थानों में, माइनिंग साइट्स पे और जो क्या प्रोजेक्ट साइट्स हो गए परियोजना क्रियान्वित करने के स्थान पर, या फिर डैम साइट बांध स्थान पर, या पावर जनरेशन शक्ति निर्माण स्थान पर, ऐसे कोई एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉयज को कोई रहने की सुविधा दी जा रही है, टेम्परेरी अकोमोडेशन के दिया जा रहा है, अस्थायी रहने की सुविधा दी जा रही है, तो वो सुविधा भी टैक्स फ्री होगी, उसका वैल्यू भी नील मानी जाएगी। लेकिन ये जो सुविधा दी गई है वो रिमोट एरिया में दी गई है, और रिमोट एरिया कौन सा होगा, जो किसी टाउन से 40 किलोमीटर दूर हो और उसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा नहीं हो। तो ऐसे केस में जो भी रहने की सुविधा दी जाएगी उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी और वो टैक्स फ्री होगा। अब जो भी मैंने ये अभी हमने जो वैल्यूएशन देखा, रेंट के अकोमोडेशन की जो सुविधा दी जाती है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। अब हम इसको आगे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया कि मनीष सबमिट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर। जैसे हमें लग रहा है क्वेश्चन से कि मिस्टर मनीष है, उसने अपनी सैलरी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है, तो हम मान के चलते हैं कि मनीष गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं होगा, ऐसा कुछ होता तो मेंशन कर दिया जाता। उसको बेसिक सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, उसमें बताया गया 60% पार्ट इज एडेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो सेवा शर्तों का दिन दिया जा रहा है। तो हमने जो भी देखते हैं कि हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन के वैल्यूएशन पे जो डीए लेना है वो डीए वो ही लेना है जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमें 60% डीए ही लेना है उस केस में। वो कितना है डीए हमारा 40% ऑफ बेसिक सैलरी का 40%। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस वो दिया जा रहा है 5,000 पर मंथ जो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है 200 पर मंथ जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है 1,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में देखा था हमने कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जम्प्ट हो सकता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनके लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में हमने देखा था कि 2 चिल्ड्रन के लिए जो एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है वही एग्जम्प्ट होती है, 3 बच्चों के लिए वो नहीं होगी। और 200 पर मंथ पर चाइल्ड के केस में एग्जाम्शन उसको मिलता है अलाउंस का। इसमें 200 नहीं 100 पर मंथ पर चाइल्ड के इतना ही उसको एग्जाम्शन मिलेगा और 2 चिल्ड्रन तक ही उसको एग्जाम्शन मिलेगा। इस केस में 3 चिल्ड्रन बताया गया उसके, और 275 पर मंथ उसको दिया जा रहा है। 275 का बाइफिकेशन बता दिया, 100 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 100 फॉर सेकेंड एंड 75 फॉर थर्ड चाइल्ड। तो हमें अलाउंस कितना कितना एग्जाम्शन मिलता है 100 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा। नेक्स्ट बता रहा है कि ही इज प्रोवाइडेड विथ ए रेंट फ्री अकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है वो है विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड है। ये देखते ही आपको दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि रेंट अगर ऑन अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में हमें पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन की हमें लिमिट दी गई थी, 3 लिमिट दी गई थी। अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन ऑफ सिटी की तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 10 से ज़्यादा 25 तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 से ज़्यादा है तो हमारी 15% ऑफ सैलरी दी जाएगी।
देखा था हमने पहले ही। तो नेक्स्ट चलते हैं, द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 30,000 पर मंथ। तो फेयर रेंटल वैल्यू उसने बता दी कि 30,000 पर मंथ है। कंप्यूट द ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मनीष इफ अकोमोडेशन इन सिटी हैविंग पॉपुलेशन 4 लाख 10 लाख से कम है, और 15 लाख 10 लाख से ज़्यादा 25 लाख से कम हो, 35 लाख 25 लाख से ज़्यादा है। तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसको टेबल फॉर्मेट में करते हैं और तीनों सिचुएशन ले लेते हैं। अगर पॉपुलेशन ऑफ सिटी 4 लाख है, पॉपुलेशन सिटी 15 लाख है और पॉपुलेशन सिटी 35 लाख है। बेसिक सैलरी सब में टैक्सेबल होती है, तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से होगी 2,40,000 पर एनम, और डीएनएस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये होगा 2,40,000 का 40% हो गया 96,000। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल 60,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 200 पर मंथ, तो 2,400 हो गया पूरे साल का, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो दिया गया है वो कितना 275 पर मंथ दिया गया, यानी 3300 पर एनम हो गया। तो हमें कितना एग्जाम्पशन मिलता है, मैंने बताया था 100 पर चाइल्ड पर मंथ, और 2 चिल्ड्रन तक ही मिलेगा। तो ये हमारा होगा 2,400, 2400 का उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बाकी का अमाउंट उसका टैक्सेबल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस गैर गवर्नमेंट मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात आती है हमारी, जिसकी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकाउंट किस तरीके से की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सैलरी का देखा था हमने कि जो बेसिक सैलरी है वो ऐड हो जाती है, डीए होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा तो वो ऐड होता है, कमीशन ऐड होता है, बोनस ऐड होता है, और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेज ऐड होगा, परक्यूजर्स ऐड नहीं होंगे। तो इस केस में देखते हैं, सैलरी हो गई 2,40,000 बेसिक, डीए हो गया 96,000 का, केवल 60% लेंगे क्योंकि 60% ही फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो 96,000 का 60% ले लेंगे, 60,000 का सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, 2,400 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 900 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टैक्सेबल पोर्शन लेना है, इसका टैक्सेबल पोर्शन हम ले रहे हैं, और 12,000 है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इन सबको ऐड करने पर हमारी सैलरी का वैल्यू आ जाएगी 3,72,900। अब इसका लिया जाएगा 7.5% लिया जाएगा, वो तो लिया जाएगा जहां सिटी की पॉपुलेशन 4 लाख तक है, 10 लाख से कम है 7.5% लिया, 7.5% हो गया 27,968। और 15 लाख के केस से इसमें आएगा हमारा 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी हो गई हमारी 37,290। और अगर 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है उस केस में लेते हैं 15% ऑफ सैलरी, तो हमने 15% लिया, 15% हो गया 55,935। तो ऐसे हमारे कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व करना है। तो हमने बता दिया है कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब इससे आगे के जो भी परक्यूजर्स हैं उनका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।